बेसिकली हम जो है वो नर्व इम्पल्स की जनरेशन और उसके आगे ट्रांसफ़र होने को बाइसेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो अंदर से किस तरह होता है। उसी के दो मैकेनिज़म्स हैं कि एक रेस्टिंग स्टेट होती है और एक एक्टिव स्टेट होती है। उसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो अब इस सेक्शन में अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें उसके कुछ ख़ास किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो मेम्ब्रेन का बाहर वाला पोर्शन है, जो आउटर साइड है, दैट इज़ मोर पॉजिटिव एज़ कम्पेयर टू द इनर सरफेस। यानी मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, जबकि अंदर जो हैं वो रिलेटिवली लेस पॉजिटिव है, इट इज़ मोर टवर्ड्स द नेगेटिव साइड। अब इस स्टेज को, इस स्टेट ऑफ दिस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। और इस स्टेज में जब भी मेम्ब्रेन होती है, हमारा जो न्यूरॉन है वो एट रेस्ट होता है, मेम्ब्रेन किसी भी चीज़ से स्टिमुलेटेड नहीं होती है और वो किसी किस्म के जो इम्पल्सेस है वो कैरी नहीं कर रही होती है। अब अगर हम मेम्ब्रेन को और थोड़ा सा डीपली देखना शुरू करें तो मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे ये होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है आयंस की, कि दोनों साइड पे इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। वो अनइक्वल क्यों है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। इनिशियली जो पोटेंशियल होता है रेस्टिंग स्टेज पे उस हमारी मेम्ब्रेन का वो होता है 70 मिली वॉट। अब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको हम लिखते हैं -70 यानी -70 मिली वोल्ट्स। वो माइनस इसलिए लिखते हैं कि जो इनसाइड है वो नेगेटिव है रिलेटिव टू द आउटसाइड, तो उस नेगेटिव को उस चीज़ में अकाउंट करने के लिए हम -70 मिली वोल्ट लिखते हैं। अब इस टाइम पे अभी तक भी जो हमारी मेम्ब्रेन है वो एक्टिव नहीं है, वो स्टिमुलेटेड नहीं है एंड इट इज़ नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्सेस, वो बिल्कुल अपनी रेस्टिंग स्टेट में है। फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं कि किस तरह से नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होगा या जिस तरह से मेम्ब्रेन की जो रेस्टिंग स्टेट है वो मेंटेन होगी। उसमें पहली चीज़ आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आइंस। जो सोडियम और पोटेशियम जो आइंस हैं वो बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं इन द कैरिंग ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर और इवन along the length of the axon। अब उसमें होता ये है कि जो हमारे पोटेशियम आइंस हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ 30 टाइम्स ग्रेटर इन फ्लूइड इनसाइड द सेल देन आउटसाइड। कि सेल के अंदर वाला जो फ्लूइड है उसके अंदर 30 टाइम्स मोर पोटेशियम आइंस हैं जबकि बाहर 30 टाइम्स लेस हैं। और फिर हम सोडियम आइंस की बात करें तो उनकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ 10 टाइम्स ग्रेटर आउटसाइड देन इनसाइड द सेल, कि ये 10 टाइम्स बाहर जो हैं ये ज़्यादा हैं देन इनसाइड ऑफ द सेल। अब दोनों के दोनों ये जो हैं सोडियम और पोटेशियम ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस हैं, लेकिन जो इनकी कंसंट्रेशन है वो ऑपोजिटली जो है वो एग्जिस्ट कर रही है कि पोटेशियम जो है वो फ्लूइड के अंदर ज़्यादा है जबकि सोडियम जो है वो हमारे जो सेल की एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, जो मेम्ब्रेन के बाहर वाला पोर्शन है, वहाँ ज़्यादा है। अब इस स्टेप के बाद ये होता है कि ये जो दोनों हैं आइंस हैं सोडियम और पोटेशियम के, दे आर मूव अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट का मतलब है कि अगर एक जगह पे लो कंसंट्रेशन है तो वहाँ से फर्दर उन आइंस को रिमूव कर दिया जाए और जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है उसकी तरफ मूव किया जाए, तो ये ऑपोजिट होता है, अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अब होता किस तरह है, थ्रू सोडियम एंड पोटेशियम पंप्स, और क्योंकि ये अगेंस्ट हो रहा है एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तो उसमें हमें एक्सपेंडिचर चाहिए होता है एनर्जी का, उसके अलावा ये जो एक्सपोर्ट है ये नहीं हो सकती। अब जो दो पोटेशियम के आइंस हैं वो मूव किए जाते हैं इनसाइड, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि द ग्रीन वंस आर पोटेशियम आइंस एंड द ब्लू वंस आर सोडियम आइंस। तो ये जो पूरा पंप है सोडियम पोटेशियम पंप, ये एक टाइम पे क्या कर रहा होता है, एक साइड से 2 पोटेशियम आइंस जो है उनको अंदर की तरफ लेके जा रहा होता है यानी इनसाइड ऑफ द सेल, जबकि उसी टाइम पे 3 जो सोडियम आइंस हैं उनको मूव किया जा रहा होता है आउटसाइड ऑफ द सेल। जब अंदर से 3 सोडियम निकल जाएंगे और उसके रिस्पॉन्स में सिर्फ 2 पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम आएंगे, तो दैट मीन्स कि जो अंदर है, जो सेल का इनसाइड है, इट विल बिकम मोर नेगेटिव देन द आउटसाइड। क्यों?
क्योंकि बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ गया है और अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज बाहर मूव किया है उतना मूव नहीं किया, बल्कि उससे एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेस मूव किया है। तो इस तरह से ये दोनों काम हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। इसके अलावा कुछ नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक आइंस भी होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। वो आइंस क्या है न्यूरॉन्स के अंदर? वो हैं अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, आरएनए हैं, और ये अंदर होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये भी नेगेटिवली चार्ज हैं और पहले ही जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा बाहर मूव कर रहा है और अंदर कम आ रहा है। और उस पे सोने पे सुहागा ये कि ये वाले जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये भी सेल के इनसाइड में प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से जो न्यूरॉन की इनसाइड है वो मोर नेगेटिव हो जाती है एज़ कंपेयर टू इट्स आउटसाइड। इसके बाद एक और मैकेनिज़्म भी है, एक और फैक्टर भी है जिस पे डिपेंड कर रहे होता है हमारा ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और वो है लीकेज ऑफ पोटेशियम आइंस। अब पहले जो मूवमेंट हो रही थी वो हो रही थी, उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है न्यूरॉन्स की, इसमें कुछ और चैनल्स भी होते हैं, गेटेड चैनल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पोटेशियम गेट्स। अब जो हमारे पोटेशियम आइंस होते हैं ये भी कंटिन्यूसली लीक कर रहे होते हैं थ्रू दीज गेट्स, जिनकी वजह से जो आउटसाइड है न्यूरॉन की वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द इनसाइड। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी मैकेनिज्म्स, जितने भी फैक्टर्स मैं बता रही हूँ, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द मोर पॉजिटिव आउटसाइड एंड एज कम्पेयर टू द आउटर साइड। अंदर वाली साइड जो है इतनी पॉजिटिव नहीं है, इट्स मोर टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड। अब जो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस की, तो ओवरऑल देयर आर मोर पॉजिटिव चार्जेस ऑन द आउटसाइड देन ऑन द इनसाइड। और इस पूरे मैकेनिज्म को या इस पूरी स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कि जब ये वाली जो स्टेट है ये अचीव की होगी हमारी मेम्ब्रेन ने, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल होगा हमारी मेम्ब्रेन का, दैट वुड बी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और उस टाइम पे मेम्ब्रेन एक रेस्टिंग स्टेज पे होगी। अब ये जो हमारी स्टेज है ये मेंटेन किया जाएगा एक ख़ास लम्हे तक। कब तक मेंटेन होगी? जब तक कि मेम्ब्रेन या डिस्टर्ब या स्टिमुलेट ना हो जाए। अब डिस्टर्ब या स्टिमुलेट होने का मतलब ये है कि उसको कोई स्टिमुलस रिसीव ना हो। उस स्टिमुलस का स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग इतना कि वो एक सफिशेंट जो है इम्पल्स क्रिएट कर सके, तो उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और एनी स्टिमुलस दैट इज सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू जनरेट एन इम्पल्स इज अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जब ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ जाएगा तो हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है दैट विल बी प्रोड्यूस्ड, और वो आगे हम अगली उसमें चले जाएंगे, दैट विल बी एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल।